नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। सीएम ने कहा कि आरएसएस के लोग हिटलर से प्रेरित हैं। आरएसएस के लोग उनसे मिलने जाते थे। हिटलर के लोग बैंड बजाते थे, हाफ पैंट पहनते थे, जबकि बैंड भारत की परंपरा नहीं है। यहां तो बल्कि ढोलक मांझर बजाते हैं। नेता जाके हिटलर से कितने बार मिले हैं, तो डेलीगेशन जाके मिले हैं और उससे वो प्रभावित थे। हिटलर से प्रभावित ये लोग रहे हैं। आखिर हाफ पैंट क्यों पहनते हैं? ये तो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो धोती है, लेकिन हाफ पैंट पहनते हैं। बैंड बजाते हैं। बैंड भी नहीं, हमारे यहाँ तो ढोलक मंजीरा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हिंदुस्तान में तो यही रहता है, मांदा ढोलक ये बजता है, लेकिन बैंड जो है वो यहाँ का नहीं है, वो जर्मन का है। तो आरएसएस को लेकर सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि संघ का विचार और चिंतन हिंदुत्व है। छत्तीसगढ़ में हिटलर मुसोलिनी कौन है सब जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत से प्रेरणा लेते हैं। हमारे संस्थापक अध्यक्ष भी भारतीय थे। संघ आपको मालूम है, मूल उनका जो विचार और चिंतन है वो हिंदुत्व है, और हिंदुत्व में समाज को काम करने की जो प्रेरणा मिलती है, ये संघ का मूल क्षेत्र है। और इसलिए संघ राजनीति में नहीं है, समाज के क्षेत्रों में काम करती है, उसकी एक अलग पहचान है। जहां तक मुसोलिनी और हिटलर की बात है, तो आज मुसोलिनी और हिटलर से प्रदेश में किसका आप उदाहरण दे सकते हैं, आपके सामने में है, उसको मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रेरणा की बात है तो मैंने एक बार कहा था कि हमको प्रेरणा यही से मिली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भारत के हैं। उस पार्टी को स्थापना करने वाले भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के रहने वाले हैं, और आज भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी भारत के हैं। तो प्रेरणा तो हम भारत से ले रहे हैं। इनका कहां से जन्म हुआ है, कौन है, क्या है, इसको आप विचार करें। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस ने आरएसएस पर पहले हमला नहीं बोला हो, इस बार भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोला है और सीधा सीधा हिटलर से कंपैरिजन कर दिया है। प्रेरणा लेने वाली बात करती है, वो भी बीजेपी की और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की। इस तरह की बातें होती हुई नजर आती हैं। लेकिन इस बयान के बाद बीजेपी चुप नहीं बैठेगी, और भी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, और पहली प्रतिक्रिया खुद धर्मलाल कौशिक ने दे दी। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे जिया भूपेश बघेल जी, उस समय भी उनके तेवर संघ को लेकर या उनके बयान जो संघ को लेकर होते थे वो काफी तीखे होते थे जी। लेकिन सीएम बनने के बाद भी उन्होंने संघ को आड़े हाथों लेने का जो है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ा। इसके अलावा जो उनके बयान रहते हैं वो काफी तीखे संघ को लेकर रहते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया और जिस तरह से संदर्भों का उल्लेख किया, वो अपने आप में एक नई बहस छेड़ने वाली है। और शायद इसीलिए तुरंत धर्मलाल कौशिक ने भी पलटवार किया और उन्होंने तमाम उद्धरण देने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी के जिन्होंने स्थापना किया जो अध्यक्ष थे वो भी भारतीय थे, और जो अभी हैं वो भी भारतीय हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पे उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वहां पे कहां से आए हैं ये देखना होगा। दूसरी तरफ उन्होंने भगवान राम का भी जिक्र किया, और तीसरी तरफ उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी हिटलर और मुसोलिनी कौन है इसका भी जिक्र कर दिया। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से बयान दिया है, और उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि हिटलर से डेलीगेशन मिला करता था आरएसएस का, इसके साथ साथ उन्होंने बैंड और हाफ पैंट को लेकर भी सवाल उठाए कि ये कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा, भारत में धोती पहनते हैं, भारत में बैंड बाजा के बजाय ढोलक मांदर मंजीरा ये बजाते हैं, तो ये कल्चर जो है ये वहीं का है। देखिए, इसका सबसे पहले विधानसभा में जब द्वितीय पूरे बजट पे चर्चा हो रही थी और उस समय सीएम का भाषण हो रहा था, जब सीएम बोल रहे थे अनुदान मांगों पे चर्चा के दौरान, तब उन्होंने एक बार बीजेपी को हिटलर के जो हिटलर उन्होंने नागपुर और हिटलर का जिक्र करते हुए बीजेपी पे निशाना कहीं ना कहीं साधा था। लेकिन बाद में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने ये तीखा और बड़ा हमला
आरएसएस को लेकर किया। हालांकि अभी प्रतिक्रिया आई है नेता प्रतिपक्ष के, लेकिन वाकई में अभी कई सारे बीजेपी के ऐसे नेता होंगे जो जरूर इस पे प्रतिक्रिया देंगे और वो क्या बोलते हैं ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस लगातार जिस तरह से हमलावर है, प्रकाश सिर्फ बीजेपी के नेता ही इस पर प्रतिक्रिया दें या फिर तीखा हमला बोले, ये नहीं कह सकते। उनकी तरफ से तो प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक ही है, लेकिन बहुत ज्यादा नजरें आरएसएस के ही जो विचारक हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और तीखा हमला बोला जाएगा इस बार, ये जरूर कह सकते हैं आरएसएस की भी तरफ से। बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने जो बयान दिया और जिस तरह से उन्होंने संदर्भों का जिक्र किया या उदाहरणों का जिक्र किया या उन्होंने बैंड बाजा और हाफ पैंट को लेकर जो सवाल उठाए, निश्चित तौर पे मुझे लगता है इसमें संघ विचारक जो हैं वो कहीं ना कहीं जरूर सामने आकर कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखना ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा जिया कि न सिर्फ संघ विचारक बल्कि क्या संघ भी इस पे कुछ स्पष्टीकरण देता है या क्या संघ की तरफ से भी इस पे कुछ प्रेस विज्ञप्ति या जारी की जाती या कुछ कहा जाता है, ये भी देखना बेहद लाजिम होगा। बिल्कुल, और जिन बातों का जिक्र भूपेश बघेल ने किया है उन बातों पर ही स्पष्टीकरण हो सकता है सामने आए, और क्या स्पष्टीकरण होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सत्यप्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में योजना की 10वीं किश्त का भुगतान किया। 10वीं किश्त के तौर पर 5 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि गौपालकों के खाते में ट्रांसफर की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 1,40,000 गोबर विक्रेताओं को 64 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इस मौके पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता मौजूद रहे। आज 10वीं किस्त जारी करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है। इस समय भी लगभग 5 करोड़ से भी अधिक की राशि जारी की गई है। कुल मिला के 64 करोड़ 20 लाख रुपया गौपालकों को दिया जा चुका है। बहुत सारे लोगों के आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है और इसका लाभ हमारे ग्रामीण जन हैं चाहे शहरी लोग हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2,386 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास हो गया। सदन में चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पास हुआ। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर बघेल सरकार को घेरा। विपक्ष ने बघेल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा गया है, सरकार अपनी आय बढ़ाने में नाकाम साबित हुई है। तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का जोरदार जवाब दिया। अनुपूरक बजट पास होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही 28 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पूरा का अनुमान जो बजट है एक नज़र में बताना चाहूँगा। वो मुख्य बजट 1,02,907 करोड़ का था। प्रथम अनुपूरक का आकार 3,807 करोड़, द्वितीय अनुपूरक का आकार 2,387 करोड़। इस प्रकार से कुल मिला के जो बजट का आकार अब 1,09,101 करोड़ का हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा की गई और इस दौरान विपक्ष की ओर से पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार को घेरा। रमन सिंह ने कहा कि पिछले साल की तुलना में राज्य के राजस्व में 19% की गिरावट आई है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार जो करीब 2,400 करोड़ का अनुपूरक बजट लेकर आई है, इसमें से करीब 1,900 करोड़ केंद्र से मिलने वाली राशि है, करीब 80% राशि केंद्र से मिलेगी। रमन सिंह ने कहा कि ये सरकार गरीबों का केवल नारा लगाती है। जब हमने सरकार संभाली थी तब 8,000 करोड़ का कर्ज हमारे हिस्से आया था। 15 सालों की सरकार के बाद भी कर्ज 33,000 करोड़ तक पहुंचा था, लेकिन इस सरकार का वित्तीय घाटा 5.4% हो गया है। 2 सालों में ही सरकार ने 26,000 करोड़ कर्ज ले लिया है। यानी सरकार अपनी आय बढ़ाने में फिसड्डी साबित हुई है। सरकार की वित्तीय स्थिति बिगड़ गई है। केंद्रीय कर राजस्व जो मिलता है उसमें 19% की वृद्धि हुई और 1% की वृद्धि हुई और छत्तीसगढ़ के जो कर राजस्व है उसमें 19% की कमी हुई। इसका मतलब है कि वित्तीय प्रबंधन ठीक न होने की वजह से राज्य सरकार को जो राशि मिल रही है खुद के संसाधन से उसमें 19% की कमी देखी गई। 15 साल के कार्यकाल में हमने 33,000 करोड़ का ही कर्ज लिया। 15 साल में
2500 करोड़ के हिसाब से हमने 15 साल में कर्ज लिया और ये 2 साल में ही निकलते निकलते 26,000 करोड़ का कर्ज लेके कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 60,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा हो चुका है और ये सरकार के जाते जाते 125 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। जीएसडीपी जितना है हमारा, वो पूरा जीएसडी के बराबर कर्ज के बोझ से डूब जाएगी सरकार। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि हमने कर्ज किसानों के लिए कर्ज माफी के लिए लिया है, किसानों को धान का 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने के लिए लिया है, लेकिन पिछली सरकार की प्राथमिकता मोबाइल बांटना, स्काई वॉक जैसे निर्माण थे। सीएम ने रमन सिंह के साथ ही केंद्र पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि धान खरीदी पर हमारे हाथ पांव केंद्र सरकार ने बांधे। अभी तक एफसीआई ने अरवा उसना चावल जमा करने की अनुमति नहीं दी है। चावल ही नहीं लेंगे तो हम कस्टम मिलिंग कैसे करेंगे, धान कैसे उठेगा। प्राथमिकता है वो व्यक्ति पे आधारित है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो। इसको ध्यान में रखते सारी योजना, चाहे वो ऋण माफी का हो, चाहे 25 रुपये क्विंटल में खरीदने की बात है, चाहे लघु अनुपज के समर्थन मूल्य में खरीदने की बात हो। इनके कार्यकाल में क्या है, स्काई वॉक, एक्सप्रेसवे, हाईवे और नए राजधानी, जीता जागता उदाहरण, हजारों करोड़ का ये लोग कर्ज लिए नए राजधानी बनाने के लिए। क्या उपयोग आ रहा था अभी तक? छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रदेश में पुलिस प्रताड़ना और अभिरक्षा में मौतों का मामला गूंजा। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद मचे हंगामे के बीच सदन को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला उठाया था। पंकज बेग समेत दूसरे मामलों को आधार बनाते हुए सरकार पर पुलिस अभिरक्षा में हुई मौतों के मामलों को रफा दफा करने का आरोप लगाया है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने प्रताड़ना में हुई मौत के मामले में परिवार को 25 लाख की राशि देने और न्यायिक जांच की मांग की। जवाब में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में मौतों के मामले में हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिन मामलों में न्यायिक जांच चल रही है उसमें सभी का बयान भी होगा, किसी को बचाने का सवाल ही नहीं है। मैंने जानकारी दिया, दोनों में कहीं पर भी पुलिस कस्टडी में डेथ की बात नहीं थी, उसकी मैंने उनको जानकारी दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच कराया जाए, तो मैंने जानकारी दी कि दोनों प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच चल रहा है, इसलिए अलग से कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये दोनों प्रकरण के परिवार को एक तो क्षतिपूर्ति की राशि दे जाने के लिए मांग की गई है, जिसमें गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उसमें निर्देशित किए हैं, और साथ ही उस परिवार को जिस जेई की नौकरी में थे उसके समकक्ष नौकरी उनको दिए जाने के परिवार को, एक आदमी को, उनके लिए बातचीत किए है। गृह मंत्री जी से और सरकार से हम लोग आश्वासन चाहते हैं और इस बात को लेकर के हमने उनको दिशा निर्देशित करने के लिए एक आदेश जारी करे कि जिससे आने वाले समय में घटना रुक सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन यानी कि आज रेणु जोगी ने पोलावरम बांध का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी दुर्लभ डोरला जनजातियां डूब क्षेत्र में आ रही हैं, जबकि सिंचाई का लाभ भी छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बांध की ऊंचाई बढ़ाने से बैक वाटर शबरी नदी में आएगा, जिससे छत्तीसगढ़ को नुकसान होगा। रेणु जोगी को जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पोलावरम दूसरे स्टेट का प्रोजेक्ट है, ऐसे में दूसरे राज्यों की जानकारी देना संभव नहीं है। विधायक छन्नी साहू ने गुणवत्ता विहीन चेक डैम और स्टॉप डैम का मुद्दा भी उठाया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने गुणवत्ता जांच कराने का ऐलान सदन में किया। छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे पर सियासत जारी है। बीजेपी कल किसानों के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी और पार्टी विधायक कल 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। कल रायपुर के आजाद चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। बीजेपी किसान की खुदकुशी की न्यायिक जांच कराने और परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग कर रही है। और इसके अलावा धान खरीदी के दौरान रजिस्टर्ड किसानों का ध्यान रखे जाने के साथ साथ संग्रहण केंद्र में खराब हुए करीब 5 लाख टन धान की जांच कराए जाने की भी मांग की जा रही है। पार्टी ने खरीदी की समय सीमा बढ़ाने के अलावा 2 साल के बकाया बोनस की राशि का भुगतान करने की भी मांग की है।
छत्तीसगढ़ के मुंगेली दाऊपारा खरीदी केंद्र में किसानों ने जमकर उत्पात मचाया, हंगामा किया और धान खरीदी प्रभारी और कर्मचारियों को बंधक बनाकर समिति केंद्र में ताला जड़ दिया। किसान टोकन ना काटे जाने और खरीदी ना होने से नाराज थे। दरअसल समिति केंद्र में बारदाना की कमी और उठाव की समस्या से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। इधर तालाबंदी की सूचना पर नायब तहसीलदार राहुल कौशिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देते हुए ताला तोड़कर खरीदी प्रभारी और कर्मचारियों को रिहा करवाया। साथ ही उन्होंने जल्द समस्या के समाधान का भरोसा भी दिया। अधिकारियों द्वारा अभी तहसीलदार नायब तहसीलदार साहब आए हैं, बता रहे हैं कि 2 दिन के अंदर धान की उठाव हो जाएगी और बारदाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा विश्वास नहीं है कि बारदाने यहाँ पहुँच पाएगा। मुंगेली सोसाइटी में तो नहीं पहुँचेगा, हमको ऐसा यकीन है। आगे भी ऐसी स्थिति रही आगे ऐसी स्थिति रही तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे और तालाबंदी, हम गेट बंद करेंगे, वहाँ पे धान खरीदी ही बंद करवाएंगे। पूछताछ करने में पता चला कि यहाँ उठाव नहीं हो पा रहा है। उसके बाद मैं डीएमओ साहब से बात किया तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन में उठाव जारी करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए किसानों को समझाइश देकर शांत करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने मोर्चा प्रभारियों के साथ साथ जिला और संभाग प्रभारियों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने नामों की घोषणा की। अनुराग सिंह देव को युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया, तो वहीं ओपी चौधरी सह प्रभारी बने हैं। पूर्व मंत्री लताओ सेंठी को महिला मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। संदीप शर्मा किसान मोर्चा के प्रभारी बनाए गए हैं। दिनेश कश्यप को जनजाति मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। निर्मल सिन्हा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रभारी बने हैं, तो वहीं सलीम राज को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। संभाग प्रभारियों की बात करें तो विधायक शिवरतन शर्मा को बस्तर संभाग का प्रभार दिया गया है। कृष्ण कुमार राय बिलासपुर संभाग के प्रभारी बनाए गए हैं। नारायण चंदेल सरगुजा संभाग प्रभारी बनाए गए हैं। भूपेंद्र सवन्नी रायपुर संभाग के प्रभारी और किरण देव बनाए गए हैं दुर्ग संभाग के प्रभारी। भिलाई में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। करीब 150 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। सांसद विजय बघेल के आवास पर सुपेला और वैशाली नगर से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और इस दौरान विजय बघेल ने सभी को बीजेपी का गमछा उठाकर पार्टी में शामिल करवाया। सांसद बघेल ने कहा कि कांग्रेस अपनी जमीनी कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करती और इसलिए परेशान होकर आज सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। शाहीनगर विधानसभा से लगभग 150 की संख्या में कार्यकर्ता जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और वो विजय भी से प्रभावित होकर आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं। उनको एक ऐसा नेता चाहिए जो कि कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़े और हमेशा उनके लिए खड़ा रहे। इसीलिए उनसे प्रभावित होकर आज बीजेपी में बहुत सारे कार्यकर्ता भारी संख्या में ज्वाइन किए। छत्तीसगढ़ की पहली महिला पद्मश्री और पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई के जीवन पर जल्द फिल्म बनने वाली है। बताया जा रहा है कि तीजन बाई का किरदार बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन निभाएंगी और उनके नाना का किरदार महानायक अमिताभ बच्चन निभाने वाले हैं। जानकारी के अनुसार इस सिलसिले में तीजन बाई से मुलाकात करने और उनकी जीवनी और छत्तीसगढ़ी बोली सीखने बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन जल्द ही राजधानी रायपुर आने वाली हैं। पद्मश्री तीजन बाई पंडवानी गायन के क्षेत्र में देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। साथ ही यह फिल्म बनने के बाद वह छत्तीसगढ़ की पहली ख्यात किरदार होंगी जिन पर बॉलीवुड में हिंदी फिल्म बनने वाली है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने तीजन बाई के साथ सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, उनकी सहमति ले ली है। अब सिर्फ इंतजार है फिल्म की शूटिंग का। संभावना जताई जा रही है कि अगले साल फरवरी मार्च से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो वहीं अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाए जाने पर तीजन बाई ने खुशी व्यक्त की। कहानी की जीवन कहानी ले गए हमें पिक्चर बनाबो की के बनाई तो बताइए सब लोग। और बोला मैं ज्यादा नहीं बोले सकूं ना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।